हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका राधे क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीबीपी 221 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। विशेष तौर पे ये जो हमारा सीरीज है, इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोडर क्रॉप्स के बारे में कि फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन कैसे किया जाता है फोडर क्रॉप्स का। कुछ पॉइंट्स है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। वो पॉइंट्स है सभी क्रॉप्स में सेम आएंगे, लेकिन जो कुछ टॉपिक चेंज है उनमें टॉपिक्स में क्या क्या डिफरेंट है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स में चेंज करना है। साथ ही में कुछ जो स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट है, जैसे सीड सोर्स हुआ, उनमें फील्ड सिलेक्शन हुआ, इन टॉपिक्स को हम पहले कवर कर चुके हैं। सभी क्रॉप्स में सेम टॉपिक आएगा, लेकिन कुछ जो पॉइंट्स है उनको चेंज करना पड़ता है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉडर क्रॉप्स के बारे में। फॉडर क्रॉप्स क्या होती है? जिनको हम पशुओं के चारे के रूप में यूज में लेते हैं, उसे फॉडर क्रॉप्स कहा जाता है। यानी कि जानवरों को खिलाने के लिए इसका मुख्यतः उपयोग किया जाता है। फॉडर क्रॉप्स कौन कौन सी है हमारे सिलेबस में? तो हमारे सिलेबस में है जो रिचका और बरसीम, यानी कि ये तीन मेन क्रॉप्स है हमारे फॉडर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे फाउंडेशन सीड है, इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें, पहला पॉइंट है हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस। और पॉइंट सारे सेम आएंगे दोस्तों, लेकिन जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो सभी क्रॉप्स में डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो हम फॉडर क्रॉप्स की आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करें, कौन सी क्रॉप में आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड की और सर्टिफाइड सीड की कितनी आइसोलेशन डिस्टेंस है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, तो ये हमारे फाउंडेशन है, सर्टिफाइड सीड है, और ये हमारे क्रॉप है दोस्तों। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी फर्स्ट क्रॉप है बरसीम, दूसरी क्रॉप है हमारे रिचका, तीसरी क्रॉप है हमारे जई। दोस्तों जो हमारे रिचका है, इसको लूसर में बोला जाता है। अगर हम बरसीम के फाउंडेशन सीड की बात करें तो इसमें कितना डिस्टेंस रखा जाता है, साथ ही हम रिचका की बात करें इसमें कितना डिस्टेंस रखा जाता है, और जय की बात करें इसमें कितना डिस्टेंस रखा जाता है। तो हमारे जो फाउंडेशन सीड होता है बरसीम का, उसको मैं 400 मीटर फाउंडेशन सीड में डिस्टेंस रखा जाता है। और सर्टिफाइड सीड में 100 मीटर डिस्टेंस रखा जाता है। अगर हम लूसर्न की बात करें तो इसमें हम 400 मीटर डिस्टेंस रखा जाता है, और इसकी बात करें तो इसमें 100 मीटर डिस्टेंस रखा जाता है। अगर हम जय की बात करें, जय में 3 मीटर डिस्टेंस रखा जाता है, और इसमें 3 मीटर डिस्टेंस रखा जाता है। यानी कि डिस्टेंस फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड में डिस्टेंस रखा जाता है, कितना रखा जाता है? फाउंडेशन सीड में 400 मीटर रखा जाता है, और सर्टिफाइड सीड की बात करें तो इसमें 100 मीटर रखा जाता है। डिस्टेंस क्यों रखा जाता है दोस्तों? डिस्टेंस इसलिए रखा जाता है कि उसके बीच में, फसलों के बीच में होने वाले खरपतवारों के निराई गुड़ाई के उचित तरीके से निपटान किया जा सके, क्योंकि जगह नहीं होगी तो उनमें खरपतवारों की समस्या ज़्यादा होगी और वह पौधे वृद्धि और विकास नहीं कर पाएंगे। साथ ही में इनके पोलिनेशन की बात करें, इसमें कौन कौन सा पोलिनेशन होता है, इनमें पोलिनेशन की बात करें इन क्रॉप्स में, तो ये हमारे जो रिचका और बरसीम है, ये क्रॉप्स हमारे रिचका और बरसीम हमारे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, जबकि जय हमारे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ये हमारे मतलब ये क्रॉस पोलिनेटेड है, यानी कि पर परागण होता है इनमें, तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। बरसीम और रिचका मतलब लूसर्न में हमारे कौन सा पोलिनेशन होता है? तो इनमें हमारे क्रॉस पोलिनेशन होता है, यानी कि परागकण एक वर्तिकाग्र से दूसरी वर्तिकाग्र पर जाते हैं और उसे परागित करते हैं, उसे क्रॉस पोलिनेशन बोला जाता है। और सेल्फ पोलिनेशन यानी कि परागकण अपनी वर्तिकाग्र पहुंचकर उसको परागित करते हैं, उसे सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है। हमारे जय कौन सी प्रकार की फसल है? तो हमारे सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। सभी फसलों में डिस्टेंस आइसोलेशन डिस्टेंस अलग रखी जाती है ताकि उनका वृद्धि विकास अच्छे से हो सके। साथ ही उनमें जो खरपतवार होते हैं उनका निपटान अच्छे से किया जा सके, इसलिए आइसोलेशन डिस्टेंस सभी क्रॉप की डिफरेंट डिफरेंट होती है। दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें हम, अगला पॉइंट है हमारे सोविंग कब की जाती है, यानी कि बुआई। चारे वाली फसलों की बुआई, वह बीज दर, वह उनके प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है दोस्तों। तो दोस्तों कौन कौन सी तीन फसलें हैं हमारे मेनली,
इन तीनों फसलों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकी बुआई कब की जाती है, यानी कि इनके सोविंग का टाइम क्या होता है। इनकी सोविंग का टाइम की बात करें, सोविंग टाइम हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, सोविंग टाइम। सोविंग टाइम, विभिन्न फसलों की सोविंग टाइमिंग अलग अलग होती है, यानी बुआई का समय डिफरेंट होता है। हमारे बरसीन की बात करें, इसकी बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। रिचका या लूसन की बात करें तो इसकी बुआई कब की जाती है, तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। जय की बात करें तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। टाइम अक्टूबर अक्टूबर नवंबर मध्य में की जाती है। इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर मध्य में की जाती है। इसकी बुआई भी अक्टूबर नवंबर मध्य में की जाती है। साथ ही में इसके दोस्तों सीड रेट की बात करें, सीड रेट की बात करें तो हमारे बरसीन की सीड रेट होती है 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसकी भी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर इसकी बात करें हम जई की, तो इसकी 180 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है। हम बरसीन की बात करें तो इसकी सोइंग कब की जाती है, जिसकी सोइंग अक्टूबर नवंबर मध्य में की जाती है। साथ ही में अगर इसके सीड रेट की बात करें तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है। अगर इसकी साथ ही अगर हम रिचका लूसन की बात करें तो इसकी भी सोइंग अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसकी सीड रेट की बात करें तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सीड रेट रखी जाती है। सीड रेट इनकी कम क्यों रखी जाती है दोस्तों, क्योंकि इनके बीज बहुत ही बारीक होते हैं। इनको बुआई के समय या तो मिट्टी में या रेत में मिलाकर बुआई की जाती है। इनको छिटकुआ विधि से भी सोविंग कर सकते हैं। इनमें सीड ड्रिल की आवश्यकता नहीं होती है। इनको हम हाथों के द्वारा फेंक करके डायरेक्ट सोविंग कर सकते हैं। हमारे जई की बात करें, जई के दाने बड़े होते हैं, यानी आकार में बड़े होते हैं। इसको अधिक सीड रेट की आवश्यकता होती है, तो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसको सीड रेट की आवश्यकता होती है। और इनके सभी का सोविंग टाइम क्या है, अक्टूबर नवंबर दोस्तों। अगर दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक के बात करें कि इसमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो हमारा तीसरा टॉपिक है फर्टिलाइजर्स, यानी कि इसमें किन किन पोषक तत्वों की देने की आवश्यकता होती है। हमारे जो फॉडर क्रॉप्स होती है इनको ज़्यादातर तो हम नाइट्रोजन ही पोषक तत्व के रूप में देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस की थोड़ी सी आवश्यकता होती है इनको देने के लिए, ताकि इनका वृद्धि विकास अच्छे से हो सके, इनमें रोगों कीटों का प्रकोप कम हो। तो दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है हमारा इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक। अगर इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो किसमें रिचका, लूसर, बरसीन, लूसर और जई, इनमें नाइट्रोजन फास्फोरस की बात करें कितना कितना प्रति हेक्टेयर इनको देने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमारी जो बरसीन होती है इसको 25 किलोग्राम, लूसर को हमारे 25 किलोग्राम, इसको जई को 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फास्फोरस की बात करें 30 किलोग्राम आवश्यकता होती है, इसको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। इसको 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन को बुआई के समय और नाइट्रोजन को बुआई के समय पूर्ण रूप से दिया जाता है, और फास्फोरस को भी बुआई के समय पूर्ण रूप से दिया जाता है। यानी कि इसकी बुआई नाइट्रोजन को हम दो बार दे सकते हैं। नाइट्रोजन को फर्स्ट कटाई के बाद हमें आधी मात्रा हम बुआई के समय और आधी मात्रा को हम इसकी फर्स्ट कटाई के बाद में दे सकते हैं, जिससे इसका वृद्धि और विकास अच्छे से होता है। फास्फोरस को हम 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय ही देते हैं। और इनमें बरसीम और लूसर की बात करें, इसमें नाइट्रोजन पोषक तत्व कम क्यों दिया जाता है, क्योंकि यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। साथ ही में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के कारण इनमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की बहुत कम मात्रा देने की आवश्यकता होती है।
इस कारण इनमें नाइट्रोजन कम दिया जाता है। अगर हम जई की बात करें तो जई में हमारे नाइट्रोजन पोषक तत्व की अधिक देने की आवश्यकता होती है। तो इसमें कितना नाइट्रोजन पोषक तत्व देते हैं दोस्तों, तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन पोषक तत्व दिया जाता है इसमें। अगर साथ ही दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें कि नाइट्रोजन को देने से क्या होता है, नाइट्रोजन देने से पौधों का वृद्धि विकास अच्छे से होता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूर्ण मात्रा बुआई के समय दी जाती है। नाइट्रोजन को आधी मात्रा को कब देते हैं दोस्तों, तो कटाई के तुरंत बाद दी जाती है। कब कटाई की जाती है, तो 50 से 60 दिन बाद इसकी फर्स्ट कटाई की जाती है। इसमें हम सिंचाइयों की बात करें दोस्तों अगला पॉइंट है हमारी इरिगेशन। चौथा पॉइंट दोस्तों हमारे इरिगेशन या सिंचाई। बरसीम, लूसर्न और जई, इनमें हमें तीनों में बहुत सी बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो अनेक सिंचाइयाँ, यानी कि एक से अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका है बरसीम है, इनको अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जितनी सिंचाई दी जाती है इनको, तो इनका वृद्धि विकास उतना ही होता है। तीनों में अनेक सिंचाई की आवश्यकता होती है। और ये तीनों ही क्रॉप है, पशु होते हैं उनके लिए सुपाच्य होती है, इनसे उनके दूध में वृद्धि होती है। साथ ही में खाने में स्वादिष्ट होता है, क्योंकि यह गीला पदार्थ होता है जो पशुओं को खाने में अच्छा लगता है। तो दोस्तों इनमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। बरसीम में कितनी आवश्यकता होती है, 4 से 5 मानो कम से कम दोस्तों 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितनी सिंचाई दी जाती है उतना इनमें वृद्धि विकास अच्छे से होता है। और सिंचाई कब की जाती है, तो कटाई के तुरंत बाद या कटाई के कुछ समय बाद इन सिंचाई की जाती है। अगर इसमें दोस्तों हम खरपतवारों की बात करें तो खरपतवारों का निपटान कैसे किया जाता है। खरपतवार खरपतवार यानी कि वीड की बात करें, वीड मैनेजमेंट, बरसीम होता है, इसको हम हाथों की सहायता से, वैसे तो इनमें वीड मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हाथ से जय में हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इनमें ज्यादातर खरपतवार प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पशुओं को खिलाई जाती है। तो खरपतवारों के साथ फसल के साथ में इनको कटाई करके जानवरों को डाल दिया जाता है, तो इसमें अधिक वीड मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। बरसी में उसमें थोड़ी मात्रा में हाथों से कर सकते हैं, लूसर में भी हाथों से कर सकते हैं, जई में थोड़ा सी निराई गुड़ाई करके हम वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों इनमें किसी प्रकार का वीड नहीं लगता है, क्योंकि खरपतवार खुद ही एक प्रकार से यह जानवरों को खिलाया जाता है। लूसर्न भी जानवर खिलाया जाता है, बरसीम बरसीम और जई भी किसको खिलाई जाती है, जानवरों को खिलाई जाती है। तो इनमें वीड मैनेजमेंट करना आवश्यक नहीं है। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, रोग की बात करें, इसमें किस प्रकार के रोग लगते हैं, तो बरसीम में और लूसर्न में, बरसीम और लूसर्न की बात करें, डिजीज की बात करें, पांचवा पॉइंट है हमारे डिजीज। बरसीम की बात करें तो इसमें कोई रोग नहीं लगता है। लूसर्न की बात करें तो कोई रोग नहीं लगता है। अगर हम जय की बात करें तो इसमें लूज स्मट नामक रोग लगता है। हमारे इसमें डिजीज की बात करें, इसमें कौन कौन से रोग और कीट लगते हैं, तो रोग की बात करें तो हम बरसीम में और लूसर्न में किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है, लेकिन जय में हमारे लूज स्मट लगता है। लूज स्मट का हम प्रबंधन की बात करें तो हम एग्रोसेन नामक एग्रोसेन का स्प्रे कर सकते हैं।
लूज स्मट के प्रबंधन के लिए। एग्रोसेन क्या है, यह डिजीज को रोकता है लूज स्मट को, जिससे इसका प्रबंधन किया जा सकता है। एग्रोसेन क्या है, डिजीज कंट्रोल करता है हमारे क्रॉप में। वैसे तो इनमें डिजीज नहीं लगती दोस्तों, ये क्योंकि फॉडर क्रॉप्स होती है, इनमें डिजीज मैनेजमेंट और इंसेक्ट मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर इनमें इंसेक्ट की बात करें, कौन कौन से इंसेक्ट लगते हैं, तो बरसीम में हमारे सेमी लूपर, थ्रिप्स, एफिड, कैटरपिलर। कैटरपिलर, सेमी लूपर, साथ ही में एफिड। इसको हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, इसको मेलाथियान से कर सकते हैं। अगर हम लूसन की बात करें तो इसमें भी सेम कीट लगते हैं, इनका प्रबंधन मेलाथियान से कर सकते हैं। अगर हम जय की बात करें तो इसमें टर्माइट लगता है। टर्माइट क्या होती है दोस्तों, यह दीमक होती है जो मृदा में होने वाला रोग है। दीमक क्या होती है जो खेत में साथ ही फसल के साथ हमारे घरों में भी लग जाती है। साथ ही में इसका प्रबंधन की बात करें तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्प्रे करके इसको हम नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे जो डिफरेंट टॉपिक्स थे, उन पॉइंटों के बारे में हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया। कौन सा टॉपिक था हमारे दोस्तों, ये फाउंडेशन सीड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के बारे में था। और कौन सा टॉपिक था, फॉडर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया हमने आज। तो दोस्तों ये हमारे इसके मेन पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए, जो डिफरेंट थे। अगले टॉपिक के बारे में हम पल्सेस के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो मेन टॉपिक्स थे इनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और साथ ही में आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।